सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज के इस क्लास में सामान्य ज्ञान के ऐसे वो 50 क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा में आपके सीधे पूछे जाएंगे। तो साथियों, परीक्षा से पहले अगर आपकी नजर इस क्लास पर पड़ रही है तो इस क्लास को वरदान समझकर साथियों इस क्लास को पूरा अटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में दिखेंगे इस क्लास से। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो के संख्या में इतने थे महाजनपद बन गए। तो साथियों, आपको बताने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। बताइए कितने महाजनपदों का उदय हुआ, आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर 16 महाजनपदों के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था, यह आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। चलिए बताइए, तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। यहां पर साथियों राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो वैशाली के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बताइए भाई जो भगवान महावीर स्वामी थे इनका जन्म कहां पर हुआ था। तो वैशाली कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी आपको बताना है। भाई साहब, इसमें से कौन सी गलत जोड़ी है बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए, यहां पर अगर हम लोग बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य ने साथियों मौर्य समाज की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कनिष्क ने कुषाण वंश की स्थापना की थी और राजराजा ने चोल वंश की स्थापना की थी क्या? लेकिन बिंबिसार ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं साथियों, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो साथियों आप सभी लोगों को जानना जरूरी है कि मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो कौन सा वो वेद है आपको ध्यान रखना है। अथर्ववेद वो वेद है जो कि साथियों अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो किसकी पूजा करते थे? हनुमान की, काली की, अयप्पा की या पशुपति की? बताइए। चलिए, तो यहां पर आंसर अगर आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पशुपति के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग साथियों पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद देखिए कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। बताइए। वेदों को समझने के लिए साथियों यहां पर अगर बात करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए, वेदों के अंग को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। यह बात आपको समझना है, याद रखना है। और वेदों का इनमें से कौन सा अंग, साथियों वेदों के कितने अंग थे या वेदों की कितनी संख्या थी? 6 थी। वेदांगों की संख्या जो थी वो 6 थी, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो निरुक्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर भी यहां पर डी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न के निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? बताइए। देखिए यहां पर अगर बात करें संगीत से संबंधित जब भी बात आएगी तो सा से हो जाएगा संगीत और सा से हो जाएगा कौन सा वेद? सामवेद। क्योंकि सामवेद में अगर बात करें साथियों ये संगीत से संबंधित है और साम का मतलब होता है गान। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर और सभी का आंसर यहाँ पर सी के साथ है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखेंगे कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल वृत्ताकार टैंक है या बेलनाकार टैंक है या त्रिभुजाकार टैंक है या आयताकार टैंक है? साथियों क्या हो सकता है? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो क्या साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है? तो अगर आपका आंसर यहां पर आयताकार टैंक के साथ जा रहा है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है साथियों। आपसे पूछा जा रहा है कि 1920-1921 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो हड़प्पा शहर जो मिला था साथियों वो किस नदी के किनारे पर मिला था, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए,
देखिए, अगर बात करें यहाँ पर हड़प्पा शहर की, तो आपको ध्यान रखना है साथियों, हड़प्पा शहर जो ये सिंधु सभ्यता का एक शहर माना जाता है। ये पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में साथियों मिला था। कब मिला था? 1920-21 में मिला था। पाकिस्तान के जो मांटगोमरी जिला है, यहाँ पर साथियों रावी नदी की अगर बात करें, ये है। तो इसी के किनारे पर साथियों हड़प्पा शहर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आंसर यहाँ पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल करेक्ट है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो की साथ यहाँ पर अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला होता है साथियों। ठीक है, अगर बात करें साथियों ये कहाँ है, तो ये भी पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के साथियों कहाँ पर है? पाकिस्तान के सिंध में एक है साथियों लरकाना जिला है, तो वहां पर ये स्थित है मोहनजोदड़ो, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगर पूछे कि मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की, तो 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न साथियों है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो कपिल वस्तु में दिया था, या बोध गया में दिया था, या सारनाथ में दिया था, या पाटलिपुत्र में दिया था साथियों। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है गौतम बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया साथियों वो सारनाथ में दिया गया। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? बोधगया में, अमरनाथ में, कुशीनगर में, या लुम्बिनी में? बताइए। चलिए साथियों, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां पर प्राप्त हुआ था? बोधगया में। और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो सारनाथ में। ये 2 पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि जातक कथाओं की अगर बात करें तो जातक कथाओं में साथियों किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? बताइए। तो किसके बारे में साथियों लिखा है जातक कथाओं में? बताइए। गौतम बुद्ध के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में, महावीर स्वामी के बारे में, या भगवान कृष्ण के बारे में? बताइए। तो यहाँ पर आंसर आपका जो जाना चाहिए साथियों वो गौतम बुद्ध के साथ जाना चाहिए, और जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों गौतम बुद्ध में यानी कि बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि किसके नाम से जाने जाते हैं? पांचांगिक मार्ग, या साष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, या चतुर्थक मार्ग? तो इस प्रश्न का साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो अगर आपका आंसर यहाँ पर जा रहा है साथियों अष्टांगिक मार्ग के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यानी कि बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम अष्टांगिक मार्ग और पंचशील के नाम से जाने जाते हैं, ये आप सभी लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न के निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? बताइए। चलिए, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करते हैं तो विशाख दत्त की जब हम बात करते हैं तो विशाख दत्त ने साथियों कौन सा नाटक लिखा था जो कि संस्कृत का था? मुद्रा राक्षस लिखा था। तो आंसर यहाँ पर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि मृच्छकटिकम जो पुस्तक है साथियों क्या नाम है? देखिए इस प्रकार की पुस्तकों के नाम आपसे पूछे जाएंगे जो अभी अभी मैंने आपको बताया था साथियों। उससे पहले मैंने आपको मुद्रा राक्षस बताई थी इससे पहले, जिसके लेखक कौन है साथियों? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मैंने आपको साथियों बताया था मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं, और उसके अलावा मृच्छकटिकम के साथियों लेखक कौन है? तो शूद्रक है। तो ये 2 बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, उसके बाद देखिए किताबुल हिंद इनमें से किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। किताबुल हिंद की अगर बात करें तो अलबरूनी के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है, इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि जो क्या, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है गोलकुंडा किला काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो किसके द्वारा साथियों बनवाया गया था, यानी कि क्या बनवाया गया था? काकतीय राजाओं के द्वारा। तो गोलकुंडा किला की अगर बात करते हैं तो गोलकुंडा किला साथियों काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। चलिए, उसके बाद देखिए कि वह ऐतिहासिक जगह चुने जाने ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। अच्छा भाई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है, वह ऐतिहासिक जगह का नाम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो अगर बात करें जय विलास महल, ये भी ग्वालियर में स्थित है जो कि मध्य प्रदेश में है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है, लेकिन गोलकुंडा किला की जब हम बात करते हैं तो ये साथियों हैदराबाद में स्थित है।
लेकिन तेली का मंदिर भी साथियों कहाँ पर है, ये भी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है। तो इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस राजा ने गैंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया? तो साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। गैंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है साथियों, किनका नाम, राजेंद्र चोला प्रथम का, इनके द्वारा साथियों गैंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया गया था। अब उसके बाद देखिए शोर मंदिर साथियों ये कहाँ पर स्थित है, महाबलीपुरम में, तिरुवनंतपुरम में, द्वारका में या विशाखापट्टनम में, बताइए। चलिए तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो बनेगा कि शोर मंदिर साथियों इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया? तो इसको किसने साथियों इसको बनवाया? नरेंद्र सिंह वर्मन द्वितीय ने इसको बनवाया। पहली बात आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देख लीजिए कि तमिलनाडु में स्थित जो महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों चोलों के द्वारा, पांडवों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या पल्लवों के द्वारा, बताइए। यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों किसके द्वारा ये निर्मित किया गया था? तो पल्लवों के द्वारा ये निर्मित किया गया था। क्या? तो जो साथियों इमारतों का समूह है, कहां पर है? तमिलनाडु में जो महाबलीपुरम है, यहां पर इमारतों का समूह है, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पल्लवों के द्वारा। अब उसके बाद देखिए श्रवणबेलगोला ये कहां पर स्थित है, बताइए। ओडिशा में, केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है? देखिए 2 तरह से आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ सकते हैं। एक तो आपसे पूछा जाए कि बताइए श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है, तो अगर आपके सामने यहां पर कर्नाटक आ जाए तो कर्नाटक आपको लगा देना है। लेकिन कर्नाटक ना आए साथियों, अगर शहर का नाम आ जाए मैसूर, तो मैसूर आपको लगा देना है। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है श्रवणबेलगोला साथियों कर्नाटक के मैसूर शहर में स्थित है। उसके बाद देखिए अकबर कब सम्राट बना, आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। चलिए तो यहां पर साथियों आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताने की। देखिए कब से कब तक सम्राट बना, तो 1556 से लेकर 1605 तक साथियों इसने शासन किया। पहली बात आपको ध्यान रखना है। तो कब बना मैं आपको बता चुका हूं, 1556 में साथियों ये शासक बना, ये सम्राट बना। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि इनमें से किसे खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? अकबर को, शेरशाह सूरी को, बैरम खां को या साथियों हुमायूं को, बताइए। चलिए क्या होगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर बैरम खां के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है। ये साथियों कौन थे? तो ये अकबर के संरक्षक कहलाए जाते, यानी कि अकबर के संरक्षक थे ये। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसे प्राचीन समय डेसिन गनाडू कहा जाता है, बताइए। डेसिन गनाडू किसे कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो कोल्लम आप लोग ध्यान रखेंगे, कोल्लम, ठीक है। क्या इसका राइट आंसर होगा? कोल्लम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रदमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो इनमें से साथियों किस वंश से संबंधित थी? तो आपको ध्यान रखना है काकतीय वंश से संबंधित थी। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो परीक्षा में साथियों आपसे पूछा जाएगा कि बताइए केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक, वीडी सावरकर कह लो, वीडी सावरकर कह लो, या विनायक दामोदर सावरकर कह लो, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर या भीमराव अंबेडकर। तो आंसर यहाँ पर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों कि स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकमान्य तिलक के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? चलिए अच्छा क्वेश्चन है तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, बताइए। तो कौन सा किया गया साथियों? केसरी किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे, बताइए। अंग्रेजी समाचार पत्र साथियों मराठा के संस्थापक कौन थे, बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका प्रकाशन जो किया गया था साथियों वो बंबई से किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। तो आंसर आपका डी के साथ जाएगा।
उसके बाद देखिए साथियों कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, बताइए भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या साथियों सही है, ये तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान नहीं होगा, मुगल शाही परिवार ये भी इससे संबंधित नहीं होगा, तो तुर्की से संबंधित है खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? भारत छोड़ो आंदोलन को, होम रूल आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, या सविनय अवज्ञा आंदोलन को? तो अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आप सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो अगर बात करें चौरा चौरी की वजह से जो घटना हुई थी 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई थी साथियों, इसमें असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का फैसला लिया गया था। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया, बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर पूछ लिया जाए साथियों असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1920 में। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया, तो 1920 में। इसलिए जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब उसके बाद देखेंगे साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो साथियों 1948 में, 46 में, 49 में, या 1947 में? चलिए, तो आपको ये डेट याद रखना है क्योंकि कई बार परीक्षा में ये डेट पूछी गई है, वर्ष नहीं बल्कि डेट पूछी गई है कि बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा साथियों उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। अगर इससे 2 दिन पहले की बात करें यानी कि 11 दिसंबर 1946 को बात करें तो साथियों 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अगर उससे 2 दिन पहले की बात करें यानी कि 9 दिसंबर 1946 को, तो साथियों किसको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं और ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है, आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, तो अगर बात करें साथियों संघ सूची में, संवर्ती सूची में, या राज्य सूची में, तो रखा गया है साथियों इसको संवर्ती सूची में रखा गया, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? मान लीजिए अगर साथियों के राष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो और उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो, तो साथियों उस समय भारत के राष्ट्रपति का कार्य कौन करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति की जगह पर साथियों कार्य कौन करेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, या साथियों मध्य प्रदेश है? बताइए। चलिए, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे। देखिए इन 4 ऑप्शन में जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा पहला राज्य है आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आपका आंसर साथियों यहाँ पर गुजरात के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1973 में, 1975 में, 1980 में, या 1970 में? तो अच्छा क्वेश्चन ये भी है साथियों। ठीक है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में आनंदपुर साहिब में ही पारित किया गया, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो 1973 साथियों कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से साथियों यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्लास को एक बार लाइक करके इस क्लास को शेयर कर देंगे। तो फटाफट साथियों इस क्लास को लाइक करके शेयर कर दे। यहाँ पर जिक्र आया है आरटीआई का, तो आरटीआई की फुल फॉर्म की अगर बात करें तो राइट टू इंफॉर्मेशन इसको हम लोग कह सकते हैं, हिंदी में इसको सूचना का अधिकार कहा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें आरटीआई यानी कि सूचना का अधिकार, ये अधिनियम कब प्रभावी हुआ? तो अक्टूबर 2005 में ये अधिनियम प्रभावी हुआ, इसलिए आंसर आपके इस क्वेश्चन का क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मानते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? चलिए, तो किस दिन हो जाता है? 10वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन, या 15वें दिन? तो किस दिन हो जाता है साथियों? 15वें दिन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे
अगले नंबर का प्रश्न है कि रात्रि के अवकाश में सबसे चमकीली वस्तु कौन सी है, बताइए। तारा है, यानी कि रात के समय में आकाश में जो सबसे ज्यादा चमकता है वो तारा होता है, चंद्रमा होता है, बृहस्पति होता है, या साथियों मंगल होता है। तो आपने देखा होगा, बचपन से देखते आ रहे होंगे चंद्रमा को। तो रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु जो दिखाई देती है वो चंद्रमा दिखाई देती है साथियों। बच्चा बच्चा इसका आंसर कर देगा। उसके बाद देखिए, सीरिया की राजधानी आपसे पूछी जा रही है साथियों, और ये पिछली कई परीक्षाओं में पूछी भी जा चुकी है कि बताइए सीरिया की राजधानी क्या है। तो जब पिछले कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है तो आने वाले आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो सीरिया की राजधानी की अगर बात करें साथियों, क्या हो जाएगी साथियों, दमिश्क कहते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी दमिश्क भी लिखा होता है और साथियों दमास्कस भी लिखा होता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे 2 से 4 दिन पहले भी आपको करवा चुका हूं, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर बहरीन की बात करते हैं साथियों, तो बहरीन की राजधानी मनामा हो जाएगी। इथियोपिया की राजधानी साथियों आदिस अबाबा हो जाएगी। उसके अलावा दोहा जो है राजधानी है ये कतर की। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए। नीलगिरी पहाड़ियों की इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए। ब्लू माउंटेन कहा जाता है साथियों नीलगिरी पहाड़ियों को। तो डोडा बेट्टा का नाम आपको ध्यान रखना है, यानी कि डोडा बेट्टा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। कहां पर स्थित है साथियों, तमिलनाडु में स्थित है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है, बताइए। कैलाश पर्वत की यहाँ पर साथियों बात चल रही है, तो ये कहां पर स्थित है, ये साथियों तिब्बत में स्थित है। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल सही हो जाता है। उसके बाद देखिए, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम जो होता है वो कहां पर आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। चलिए, कहां पर होता है, पंचनद में, विजयपुरा में, कटिहार में या लद्दाख में, बताइए। चलिए, तो अगर आपका आंसर यहां पर है लद्दाख के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सिंधु नदी और जास्कर नदी का जो संगम होता है साथियों वो लद्दाख में ही होता है। तो जिनका भी आंसर यहां पर डी है बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है। चलिए, कौन सी नदी का उद्गम साथियों भारत में नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर बात करें कोयल का भी है, सांग का भी है, ब्राह्मणी का भी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का नहीं है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है साथियों ये तिब्बत में से होता है। तिब्बत के दक्षिण में जो मानसरोवर है साथियों उसके निकट से होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देख लेंगे अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मानसून पूर्व वर्षा जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है, इसको स्थानीय तौर पर किस नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा, मंजरी वर्षा, काल वैशाखी वर्षा या शीत वर्षा। तो किस नाम से जाना जाता है, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। इसलिए आंसर अगर आपका यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, कोयना बांध साथियों किस राज्य में स्थित है आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। चलिए, कोयना बांध की अगर बात करें, पहला प्रश्न जो आपसे बनेगा साथियों वो कहां पर है कोयना बांध, तो महाराष्ट्र में कोयना बांध है। और ये आपको ध्यान रखना है साथियों किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, कोयना बांध साथियों किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का साथियों प्रश्न है। चलिए, एक प्रश्न ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कोयना बांध जो है वो किस नदी पर बनाया गया, तो कोयना नदी पर ही बनाया गया। ये बताने की आपको जरूरत नहीं क्योंकि कई बार ये बात मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद देखिए, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है। तो साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश या राजस्थान। तो अगर आपका आंसर यहाँ पर मध्य प्रदेश के साथ जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका, यानी कि कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के मध्य प्रदेश में वेबर के रूप में जाना जाता है। यह शानदार क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर। तो उम्मीद करता हूं साथियों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास एक बार लाइक करके क्लास आप लोग शेयर करेंगे। तो साथियों गुरुजी वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आपको एक तो मॉक टेस्ट की आपको क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि सामान्य ज्ञान में आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो परीक्षा वाले दिन। उसके अलावा साथियों वीकली करंट अफेयर की भी क्लासेस आपके लिए डाली जाती हैं। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की साथियों करंट अफेयर की क्लासेस आपको दी जाती है। यानी कि अगर हफ्ते में 7 दिन की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन अगर आपको दिए जाते हैं तो लगभग वही आपके कितने क्वेश्चन हो गए पर डे के साथियों, लगभग 12 से 13 आपके क्वेश्चन करें।
ठीक है साथियों, 12 से 13 क्वेश्चन आपके जो है वो बन गए। तो इस प्रकार से करंट अफेयर की भी क्लास आपके चलिए चलती रहेगी और उसके अलावा साथियों सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए भी आपके लिए क्लासेस चलाई जा रही हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश जीके है और कई 100 क्वेश्चन कभी ज्योग्राफी के लिए आता हूँ जो एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक है वहाँ पर से, कभी इतिहास की साथियों मैराथन ले आता हूँ, कभी संविधान की। तो साथियों अगर आपको परीक्षा को कम समय में और बेहतर कंटेंट के साथ और कम मेहनत के साथ साथियों क्रैक करना है एग्जाम को, तो गुरुजी चैनल पर अगर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि साथियों इस क्लासेस आपको साथियों परीक्षा के लिए तैयार कराती हैं आपको। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाले वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।